Good morning, students. Today we will discuss about the resources and development. रिसोर्सेज और डेवलपमेंट क्या होते हैं ये हम जान चुके हैं और इनके बारे में मैंने कुछ यहाँ पे क्या दिए हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं और ये डायग्राम जैसे भी हैं ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है। डायग्राम क्यों बनाने हैं? डायग्राम इसलिए बनाने अनिवार्य हैं क्योंकि डायग्राम बनाने से हमारा जो पूरी की पूरी बुक का जो चैप्टर है वो समराइजिंग हो जाएगा। ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं बायोटिक। बायोटिक होते हैं जैविक, यानी कि जिनके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक। ठीक है। फ्लोरा एंड फाइन फाउना। एबायोटिक कंपोनेंट्स वे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रॉक एंड मिनरल्स। ठीक है। इट इज़ अ बेस्ड ऑन ओरिजन्स। ठीक है। फिर सेकंड होते हैं बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, यानी कि मिलने के आधार पर कि कहीं कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है। वाटर, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। कंटिन्यूस फ्लो। कंटिन्यूस फ्लो में क्या आते हैं हमारे, जैसे विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज द हु कैन बी नॉट प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री एंड लेबोरेटरी विच, ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस इन ए लेबोरेटरी विच कैन प्रोड्यूस इन ए लेबोरेटरी, यानी कि जिसको हम किसी भी प्रयोगशाला के अंदर नहीं बना सकते हैं। देन वी कैन कॉल्ड ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक अ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। फिर नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज आर द टू टाइप्स। द फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइकल मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन रिसाइकल मेटल्स, नॉन रिसाइकल फॉसिल फ्यूल। ठीक है। कुछ प्रकार के प्रकृति में कितने प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं? 92। यानी कि 92 एलिमेंट्स क्या होते हैं? 92 एलिमेंट्स हम बना नहीं सकते, प्रकृति में मिलते हैं। ठीक है। और क्या है जिस प्रकार से, और फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का मतलब है, देखो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? क्रूड ऑयल। सपोज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का क्या हुआ? क्रूड ऑयल हमने निकाला। क्रूड ऑयल निकालने के बाद क्या किया हमने? क्रूड ऑयल से हम क्या क्या चीज़ को करते हैं। सपोज़ ये क्रूड ऑयल है, फिर इसमें से हमने पहले हाई लेवल का पेट्रोल निकाला, फिर पेट्रोल निकाला, फिर डीजल निकाला, फिर इसमें से हमने केरोसिन ऑयल निकाला। ठीक है। और फिर इसमें ब्लैक ऑयल निकाला। ठीक है। मशीनरी पार्ट्स धोने के, मशीनरी पार्ट्स धोने के लिए। ठीक है। ठीक है। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब रिसोर्सेज होते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ठीक है। पायर्स, हाउसेस, देखो हाउसेस और वेल यानी कि कुएं, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ये अपने हो सकते हैं, कम्युनिटी के अपने कौन से, पब्लिक, पार्क, स्पिरिचुअल ग्राउंड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है। बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये स्टेटस है, स्टेटस है भाई ये। ठीक है। पोटेंशियल, विंड एंड एनर्जी। ठीक है। सेकंड डेवलप्ड, डेवलप्ड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो हम रिसोर्सेज डेवलप्ड कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज मैंने सभी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है। स्टॉक, स्टॉक में आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास प्रकृति में है, तो पर हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम हाइड्रोजन से चलने वाली कार बना सकें। ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी इस समय है वो सिर्फ विकसित देशों के पास है, और उनमें से एक ये टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, अमेरिका में।
ठीक है। और अमेरिका ने हमें 2020 में ये टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है, क्योंकि रियो द जेनेरियो में जो 1992 में समझौता हुआ था उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए अमेरिका ने वादा किया था हमारे से कि हम आपको हाइड्रोजन से चलने वाली कार देंगे, और दिल्ली में चलेंगी ये हाइड्रोजन से चलने वाली 1 लाख कार के लिए ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की जाएगी। ठीक है। रिसोर्सेज प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या है, हाँ एक और चीज़, नेशनल रिसोर्सेज मिनरल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि कितने प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं हमारे देश में, फॉरेस्ट यानी कि कैसे कैसे, डेफोजियस फॉरेस्ट यानी कि डेफोजियस फॉरेस्ट, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फाउना, ए लॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दिस सुंदरवन डेल्टा, लाइक अ सुंदरवन डेल्टा। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज एटमॉस्फेयर, ओशियंस, ओशियंस का मतलब होता है महासागर, ठीक है, और जो 200 नॉटिकल माइल्स के एरियाज़ में मिलते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है कि हम रिसोर्सेज प्लानिंग कुछ इस प्रकार से करें कि हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें बचा सकें, ठीक है, हम सभी के साथ, यानी कि एक सोशल जस्टिस, यानी कि सभी के साथ समान वितरण, ठीक है, यानी कि सभी को इक्वल इक्वल समान की उपलब्धता होनी ही चाहिए। द राइट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द राइट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जुडिशियस होना चाहिए। कल मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री थ्रू द सर्वाइंग मैपिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। देखो इसमें क्या होता है, सोनार वेव की सहायता से हम सेटेलाइट के द्वारा ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी धातुएं या कौन कौन से मिनरल्स कौन कौन सी जगह पर हैं, ठीक है। 400 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर 400 किलोमीटर की कक्षा पे एक वो लगाई जाती है, ठीक है, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की कक्षा पे एक सैटेलाइट लगाए जाते हैं, उनके द्वारा हम उनके ऊपर मैपिंग करते हैं, और मैपिंग क्वालिटी से हम देखते हैं कि कितने रिसोर्सेज हैं और हमने कितनी प्रकार की खेती की है और किस प्रकार की फसल की कितनी उपलब्धता है, ठीक है। इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर्स विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ठीक है, और हम इस प्रकार से प्लानिंग करें कि हमारे पास सही टेक्नोलॉजी और स्किल होनी चाहिए जिसे हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर सकें। यानी कि सपोज़ करो अगर हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, पर हम उन वाटर रिसोर्सेज के लिए डैम नहीं है या वाटर रिसोर्सेज का सही यूज नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजिकल बैरियर दूर हो जाएं। बैरियर का मतलब होता है, बैरियर का मतलब होता है बाधाएं, ठीक है। एक एक वर्ड को अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि याद करने से ही आपको चीज़ों में लर्निंग। मैचिंग रिसोर्सेज, मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद नेचर डेवलपमेंट प्लान, जैसे कि हमारे सरकार ने बहुत ज़्यादा नेशनल डेवलपमेंट्स के लिए प्लान्स बनाए हुए हैं। प्लान्स किस प्रकार के बनाए हुए हैं, प्लान किस प्रकार के बनाए हुए हैं, प्लान इस प्रकार से बनाए हुए हैं ताकि हम फ्यूचर में अपने रिसोर्सेज को बना सकें, बता सकें, या फिर उसको यूज़ कर सकें, उनके बारे में जानकारी कर सकें, उन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकें, ठीक है। क्योंकि प्रकृति में हमें अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों से जो उधार लिया हुआ क्या है, जो हमने रिसोर्सेज हैं वे अपने बच्चों से उधार ले रखे, क्योंकि अगर हम अभी उन्हें खर्च कर देंगे तो भविष्य की आने वाली पीढ़ियां उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड यूटिलाइजेशन। देखो लैंड यूटिलाइजेशंस कितने प्रकार से होता है, लैंड यूटिलाइजेशंस किस किस प्रकार से होता है, एक मिनट, हाँ जी, लैंड यूटिलाइजेशन होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के रूप में, कल्टीवेशंस के लिए, अनकल्टिवेटल्स के लिए, ठीक है, फॉलो लैंड्स,
और नेट शोन एरिया। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशंस, क्यों नहीं अवेलेबल होती? क्योंकि ये वेस्ट लैंड होती है। वेस्ट लैंड उस ज़मीन को कहते हैं जो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। भारत में सारी सारी भूमि पर कृषि थोड़ी ना होती है, भारत पर सारी भूमि में कृषि नहीं होती, क्योंकि कुछ भूमि ऐसी होती है जिसको डिग्रेडेशन हो जाती है, जो बार बार कृषि करने के बाद जहाँ पर फसलें नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर से पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लैंड नो यूज़ फॉर एग्रीकल्चर यूज़ बिल्डिंग रोड एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है जिस पे लैंड पर क्या बना हुआ है, एग्रीकल्चर होती नहीं है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, फैक्ट्री लगी हुई है, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, बैंक बने हुए हैं। ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, बहुत सारी लैंड ऐसी होती है जिस पर अनकल्टिवेट कोई किसी प्रकार की फसल नहीं कराई जाती। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग का मतलब होता है घास। ग्रेजिंग का मतलब होता है घास। ग्रेजिंग का मतलब होता है, क्या होता है? घास। घास से क्या करते हैं कि बहुत सारे जंगली जानवर घास को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उस पर क्या करते हैं हम? कोई भी हम खेती नहीं करते। कल्टीवेशन वेस्टलैंड अनकल्टिवेट मोर देन 5 ईयर्स 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। ठीक है, बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है कि जो, ठीक है, क्या है? कल्चरेबल्स वेस्ट लैंड का मतलब ये है कि वह बार बार यूज करने के बाद 5 सालों तक ख़राब हो जाती है, और 5 साल के बाद उसमें भूमि में अपने आप ही उर्वरकता आ जाती है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी ग्रो हो जाती है। लैंड अड्डर ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूड नेट शोन एरिया। ठीक है, ये क्या होता है? ये नेट शोन एरिया होता है, जिसको मैंने बताया था कल 40% होता है नेट शोन एरिया। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। फ्लोलैंड। फ्लोलैंड्स में क्या है? करंट फ्लो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। और ये एक एग्रीकल्चर के यानी कि 1 साल के अंदर बहुत सारी भूमि ऐसी होती है जिसको कुछ को तो यूज़ कर लिया जाता है, मगर कुछ को हम किसी प्रकार की फसलों के लिए यूज़ नहीं करते। अदर देन करंट करंट फॉलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। और जो एग्रीकल्चर के लिए भूमि 5 सालों के 1 से लेकर 5 सालों के बीच में एवरेज में रहती है, कि किसी साल कुछ फसल कर ली, कुछ ही साल कुछ फसल कर ली, और उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, और ये एमसीक्यू हैं, ये एमसीक्यू, इसमें सारे आंसर हैं। आप इनको 1 1 लाइन में लिख के इनके सिर्फ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 1 वर्ड के हैं क्वेश्चन, सिर्फ इसमें आंसर ऐड कर सकते हैं। चलो, व्हाट टाइप ऑफ सोयल डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड एवेपोरेशंस। किस प्रकार की जो किस प्रकार की मिट्टी के अंदर हाई टेम्परेचर होता है और हाई वाष्पीकरण होता है। ठीक है, एवेपोरेशन का मतलब है जो गर्म मिट्टी गर्म होने के अंदर उसके पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी होती है? वो होती है एरिड सोयल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सैंड ज़्यादा होती है, यानी कि रेतीली मिट्टी होती है ये। ठीक है, नेम द नेचुरल फोर्स विच लीड टू सोयल इरोजन। कौन कौन से 2 ऐसे नेचुरल फिनोमिना है या नेचुरल बल हैं जिनके कारण सोयल इरोजन होता है? एक तो विंड है, ग्लेशियर है, और वाटर है। ठीक है, क्योंकि जब पहाड़ियों पे से बर्फ़, सपोज ये पहाड़ी है और यहाँ से बर्फ़ ऊपर से गिरती है, तो ये क्या करती है? अपने साथ मिट्टी को भी नीचे लेके आ जाती है। और जब पानी ऊपर, 1 मिनट,
जब नदियाँ नीचे की ओर बहती हैं, ठीक है, जब नदियाँ नीचे की ओर बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा पानी के साथ मिट्टी को बहा के ले जाती हैं। ठीक है, विंड मैंने कल बताया था, जब हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को ले जाके टीलों का निर्माण किया जाता है तो इससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, व्हाट आर द गली, गली द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेवी सोयल्स, ठीक है, एंड मेक डीप चैनल कॉल्ड द गली। ठीक है, गली कहते हैं उसको जब पानी के द्वारा मिट्टी को काट दिया जाता है। ठीक है, जब पानी ऊपरली साइड से, सपोज ऊपर से ऐसे बहाव से क्या करता है, मिट्टी को अपने साथ लेके आता है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि गली इरोजन होता है। क्लियर? ठीक है, वाटर वाट आर द बैडलैंड्स। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गली। ठीक है, गली जब गली बन जाती है यानी कि गलीज हो जाती हैं ज़्यादा, ठीक है, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, मतलब मिट्टी को काट के छोटी छोटी नालियाँ ऐसी बन जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा ऐसी दरारें सी पड़ जाती है मिट्टी के अंदर, इस प्रकार से ऐसी दरारें सी हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की दरारें सी हो जाती हैं मिट्टी में, आपने देखा होगा। ठीक है, जब वाटर सप्लाई ज़्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, दरारें सी पड़ जाती हैं और फिर क्या होता है, लैंड बिकेम अनफिट ऑफ कल्टीवेशन नाउन एज द बैड लैंड। ठीक है, और जब कल्टीवेशंस नहीं किया जा सकता, कल्टीवेशन क्या है, कल्टीवेशन है कृषि करना, जब कृषि नहीं की जा सकती, वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, फसलें नहीं उगाई जा सकती, फसलों को काटा नहीं जा सकता इस प्रकार की, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा वहाँ पे दलदली एरिया ज़्यादा हो जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार की खेती नहीं की जाती। ठीक है, रेवाइन, रेवाइन है इज़ ए डीप वैली, रेवाइन इज़ ए डीप नैरो वैली द अर्थ सरफेस फ्रॉम रनिंग वाटर। आपने देखा होगा जैसे दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के बीच में से सपोज यहाँ से कोई नदी निकली, यहाँ से, तो यहाँ से नदी निकलते हुए क्या करेगी, ये इन दोनों पहाड़ों को, देखो एक मिनट दोबारा समझते हैं। सपोज ये बहुत बड़ा पहाड़ है और यहाँ से काट के फिर इसको इन दोनों के बीच में से छोटी सी नदी इस प्रकार से निकलनी शुरू हो जा, तो इसको रेवाइन बोलते हैं। ठीक है, द नैरो वैली, नैरो वैली का मतलब है एक संकुचित घाटी। अब पूछोगे घाटी क्या है, सपोज वैली क्या है। ठीक है, जब यहाँ से नदी के द्वारा, ठीक है, इनके बीच इस पहाड़ को काट के, ठीक है, क्या बना दिया जा, रास्ता बना दिया जा, ऐसे ऐसे, ये वाला जो है इसको घाटी कहते हैं। जैसे देहरादून, ठीक है, देहरादून, देहरादून क्या है, पहाड़ियाँ, पानी के आने के कारण पहाड़ियाँ कट जाती हैं और उनके बीच में से जो रास्ता निकलता है उसको वैली कहते हैं और ये यू आकार की होती हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ से हम अपनी गाड़ियों वगैरह के साथ जाते हैं, तो ये तो होगी वैली। और रेवाइन क्या होती है, रिवाइन होती है आपकी इस तरह से, जिसके बीच में बहुत ही कम स्पेस बचे। ठीक है, आई थिंक, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। ठीक है, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, you can understand. If you have some problem you can discuss me and I can solve your every problem, each and every problems every time. Thank you for listening.